हर कंट्री की हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड की बात की जाती है। वैसे ही इंग्लैंड में भी गोल्डन पीरियड आया एलिजाबेथन एज के टाइम पर, जब लिटरेचर, ड्रामा, एक्सप्लोरेशन और कल्चरल डेवलपमेंट अपने पीक पर था। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एलिजाबेथन एज की, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि एलिजाबेथन एज को किस किस नाम से जाना जाता है और उसको उस नाम से क्यों जाना जाता है। एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज, रेनेसा एज, गोल्डन एज और एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको एलिजाबेथन एज के नाम से क्यों जाना जाता है। इसको एलिजाबेथन एज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उन्होंने इस टाइम पे इंग्लैंड पे रूल किया और उन्होंने रूल किया था 1558 टू 1603 तक। और इसको शेक्सपियरियन एज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि शेक्सपियर उस टाइम के मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स में से एक माने जाते थे और उन्होंने उस टाइम के लिटरेचर में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए उसको शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस एज को रेनेसा एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे हमें रीबर्थ देखने को मिला था क्लासिकल लर्निंग का, ह्यूमनिज्म का, लिटरेचर का, आर्ट एंड कल्चर का, नेशनल प्रोस्पेरिटी का। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हमें इंग्लैंड में पीस और स्टेबिलिटी देखने को मिली और एलिजाबेथन एज से पहले पीस और स्टेबिलिटी नहीं थी, तो जहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। लेकिन एलिजाबेथन एज में हमें पीस और स्टेबिलिटी देखने को मिली और जहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट खुद ब खुद होता है। और जो रेनेसा है ये एक फ्रेंच टर्म है, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको रेनेसा एज के नाम से क्यों जाना जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि इस एज को गोल्डन एज के नाम से क्यों जाना जाता है। क्योंकि इस एज में हमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर जैसे राइटर्स देखने को मिले जिन्होंने लिटरेचर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स दिलाई। और हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड से पहले इंग्लैंड को ब्लैक डेथ का सामना करना पड़ा, वॉर ऑफ द रोजेस का सामना करना पड़ा, 100 ईयर्स वॉर्स का सामना करना पड़ा। तो इंग्लैंड की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथन एज आई उस टाइम पे इंग्लैंड में पीस और स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। तो इसी वजह से इंग्लैंड के हर फील्ड में हमें डेवलपमेंट देखने को मिला, तो इसी वजह से इस एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। और जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी ये बिलोंग करती थी ट्यूडर डायनेस्टी से और ये लास्ट रूलर थी ट्यूडर डायनेस्टी की, क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी और इसी वजह से इनका कोई बच्चा भी नहीं था, इसीलिए लास्ट रूलर मानी जाती है ट्यूडर डायनेस्टी की। और इन्होंने शादी नहीं की थी तो इसीलिए ये द वर्जिन क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी विट्स की। जो यूनिवर्सिटी विट्स है ये एक फ्रेज है जो 16th सेंचुरी के इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के लिए यूज़ की गई थी। वो 7 ड्रामेटिस्ट है, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लो, जॉर्ज पिल और थॉमस किड। ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है ये बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ये जो ड्रामेटिस्ट मैंने अभी बताए इनके अंदर से क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश ये बिलोंग करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और जॉन लिली, थॉमस लो, जॉर्ज पिल ये बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन जो थॉमस किड है ये ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। ये जो ड्रामेटिस्ट है इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और नई ड्रामेटिक टेक्निक्स का यूज़ किया था इंग्लिश ड्रामा में, इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। और जो जॉर्ज सेंट्सबरी है इन्होंने इनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम दिया था। अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। जो क्रिस्टोफर मार्लो है इनका बर्थ हुआ था 1564 में और ये सभी यूनिवर्सिटी विट्स में से सबसे ग्रेट यूनिवर्सिटी विट माने जाते थे और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे एलिजाबेथन एज के। इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और इनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने वर्क के थ्रू ब्लैंक वर्स को पॉपुलर कर दिया था उस टाइम पे और ये जो ब्लैंक वर्स का यूज़ किया करते थे उसको जाना जाता था मार्लोज माइटी लाइन्स के नाम से। इनके वर्क से और इनसे प्रभावित हुए थे हमारे शेक्सपियर और ये अपने वर्क में एक यूनिक फीचर का यूज़ किया करते थे, मतलब ये अपने वर्क में ओवर रिचर हीरो का यूज़ किया करते थे। मतलब इनके प्लेज में या इनके वर्क में जो हीरो होता था वो अपने हद से पार सोचता था। जैसे इनका एक वर्क था टेम्बोलिन द ग्रेट, इसके अंदर जो कैरेक्टर था वो ऐसी इच्छा करता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को है ना जीत लूँ। इनका जो दूसरा वर्क है डॉक्टर फोस्टस, इसके अंदर जो कैरेक्टर होता है वो इच्छा करता है कि मुझे अनलिमिटेड नॉलेज और पावर मिल जाए।
और इनका एक और वर्क है द ज्यू ऑफ माल्टा। इसके अंदर जो कैरेक्टर होता है वो इच्छा करता है कि मुझे अनलिमिटेड वेल्थ एंड रिवेंज मिले। तो अब हम बात करने वाले हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क की। इनका पहला इम्पोर्टेंट वर्क है वो है टेम्बोलिन द ग्रेट। ये जो वर्क है ये 1587 में परफॉर्म किया गया था। अगला है डॉक्टर फोस्टर्स। ये परफॉर्म किया गया था पहली बार 1592 में। ये क्रिस्टोफर मार्लो का मास्टरपीस माना जाता है और ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी भी मानी जाती है ये इंग्लिश लिटरेचर की। अगला वर्क है द जू ऑफ माल्टा। ये 1590 में परफॉर्म किया गया था और ये एक डार्क ट्रेजिक प्ले है। इनका अगला वर्क है वो है एडवर्ड सेकंड। ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। ये बेस्ड है किंग एडवर्ड सेकंड की लाइफ पर। इनकी डेथ हो गई थी 1593 में। 29 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी और इनको सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी विट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे अगले ड्रामेटिस्ट है वो है रॉबर्ट ग्रीन। ये एक इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, पैम्पलेटर और एक प्रोज राइटर थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। रॉबर्ट ग्रीन इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक पैम्पलेट थी ग्रीन्स ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। इसके अंदर इन्होंने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था, क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक ऐसे ड्रामेटिस्ट थे उस टाइम पे जो ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या ना ही और किसी यूनिवर्सिटी से। तो रॉबर्ट ग्रीन को ऐसा लगता था कि ये तो किसी यूनिवर्सिटी से भी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब इसको तो अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिली, फिर भी है ना ये इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। तो उन्होंने जेलिसी में है ना उसको अपस्टार्ट क्रो कहा था। अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आर फेदर्स। वो बोल रहा था कि जो विलियम शेक्सपियर है ये अपस्टार्ट क्रो है जो हमारे फेदर्स से उड़ रहा है। मतलब उनका इल्ज़ाम था कि जो विलियम शेक्सपियर है ये हमारे वर्क को चुरा रहे हैं और उन्हीं वर्क से है ना अपने वर्क लिख रहे हैं, मतलब हमारे ही वर्क से नया वर्क लिख रहे हैं खुद का। अगर इसके इम्पोर्टेंट वर्क की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है फेरियर बैकन एंड फेरियर बनगे। ये कॉमेडी है। ये पब्लिश हुई थी 1594 में। इनका अगला वर्क है पेंडोस्टो। इसी वर्क से इंस्पायर्ड होकर जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने द विंटर्स टेल लिखी थी। इनका अगला वर्क है जेम्स फोर्थ। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। अगला वर्क है द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्यूरिसो। अगला वर्क है स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ। ये एक ड्रामा है। अगला वर्क है ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ये भी एक ड्रामा है और ये जो ड्रामा है ये रॉबर्ट ग्रीन ने थॉमस लॉज के साथ मिलकर लिखा था। अगले हमारे ड्रामेटिस्ट है थॉमस नैश। ये एक इंग्लिश राइटर, पंपलेटर, सटायरिस्ट, पोइट एंड प्ले राइट थे। ये फेमस थे अपने शार्प विट, सटायर और प्रोज स्टाइल के लिए। इन्होंने भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी की थी और ये ग्रेटेस्ट पंपलेटर के रूप में जाने जाते हैं एलिजाबेथन एज के। अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये नैश का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है और ये पब्लिश हुआ था 1594 में। नोन एज द फर्स्ट पिकर्सक्यू नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर। ये फर्स्ट पिकर्सक्यू नॉवल था इंग्लिश लिटरेचर का। अगला वर्क है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। ये एक ड्रामा था। ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1592 में। इनका अगला वर्क था पियर्स पेनीलेस। ये एक सटायरिकल पैम्पलेट थी इनकी। अब हम बात करने जा रहे हैं जॉन लिली की। ये एक प्ले राइट, नॉवलिस्ट और एक प्रोज राइटर थे। ये जाने जाते हैं अपनी हाईली ऑर्नामेंटल प्रोज स्टाइल के लिए, जिसको इफ्यूज़म भी कहा जाता है। इनको मास्टर ऑफ इफ्यूज़म के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है इफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट। ये इनकी एक फेमस बुक है जिसके थ्रू ये इंग्लैंड में फेमस हो चुके थे। इनका अगला वर्क है कंपास पे। ये कॉमेडी है जो पब्लिश हुई थी 1584 में। अगला वर्क है सेफो एंड फावो। ये पब्लिश हुआ था 1584 में। अगला वर्क है एंडी मियोन। ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1591 में। इनका अगला वर्क है गलतियों। ये एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी है। हमारे अगले ड्रामेटिस्ट है थॉमस लॉज। ये एक प्ले राइट, पोइट, प्रोज राइटर, ट्रांसलेटर और एक फिजिशियन थे। इनका जो फेमस वर्क है वो है रोजालिंड। इसी से इंस्पायर्ड होकर विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा था और ये बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अगर इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है
ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये जो वर्क है इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर लिखा था। अगला वर्क है द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर, ये जो वर्क है ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। जो अगले हमारे ड्रामेटिस्ट है वो है जॉर्ज पील, ये एक इंग्लिश पोइट, प्ले राइट और एक ट्रांसलेटर थे। ये बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और ये अपनी लिरिकल स्टाइल के लिए जाने जाते थे और सभी यूनिवर्सिटी विट्स में से एक फाइनेस्ट लिरिकल पोइट के नाम से भी जाने जाते थे। अगर इनके इम्पोर्टेंट प्लेस की बात की जाए तो उसके अंदर है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ये एक पेस्टोरल एंड माइथोलॉजिकल प्ले है, ये पब्लिश हुआ था 1584 में। अगला वर्क है द बैटल ऑफ अल्काजर, ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, ये पब्लिश हुई थी 1594 में। अगला वर्क है लव फॉर किंग डेविड एंड फेयर बैथशेब, ये बेस्ड है बिब्लिकल स्टोरी पर और ये एक फाइनेस्ट ड्रामेटिक वर्क है, ये पब्लिश हुआ था 1595 में। अगला वर्क है ओल्ड वाइफ्स टेल, ये पब्लिश हुआ था 1595 में। हमारे अगले और मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट है थॉमस किड, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं एलिजाबेथन एज के और ये जाने जाते थे फादर ऑफ इंग्लिश रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से। अगर इनके फेमस वर्क की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये इनका एक मास्टरपीस माना जाता है, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। अगला वर्क है कॉर्नेलिया, ये इनका एक ट्रांसलेशन था, एक फ्रेंच कॉमेडी थी जो रॉबर्ट गार्नियर ने लिखी थी, उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन था ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर।